Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. HP Set 2024 पेपर 1 प्रिपरेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे 2019 में पूछे गए कंप्लीट पेपर 1 को। स्टूडेंट्स यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ आपको हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और इम्पोर्टेंट ट्रिक्स भी देंगे जिससे कि अपकमिंग एग्जामिनेशन में आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। शुरू करते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वयं? So SWAYAM stands for Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Mind. So सही ऑप्शन ये है। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्वयं को कौन से ईयर में और एग्जैक्टली कौन सी डेट में लॉन्च किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगी सही है या गलत। नेक्स्ट है GIF मीन्स। सो देखिए आप लोग ऑनलाइन चैट करते हो, सो चैटिंग के दौरान GIF भेजने का ऑप्शन अभी होता है। ये वही GIF के बारे में पूछा गया है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्लोबल इंफॉर्मेशन फॉर्मेट, नो, ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन फॉर्मेट या फिर ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। आपने देखा होगा इसमें जो भी फॉर्मेट होता है वो चेंज होता रहता है, थोड़ी हिलती हुई सी इमेजेस आपको यहाँ पर नजर आती है, दैट इज कॉल्ड GIF। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको बता दूं कि एग्जामिनेशन में बहुत कम टाइम बाकी है, सो ऐसे में स्टूडेंट्स पेपर 1 पर मेजर फोकस रखिए। यहाँ पर हम आपके लिए कंप्लीट कोर्स भी लेकर आए हैं जहाँ पर डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपको एग्जामिनेशन से पहले पूरा सिलेबस कवर करवाने की श्योरिटी दी जाती है। इस सेशन में आज से लेकर के 5 मार्च तक हम आपको 50% ऑफ भी दे रहे हैं। साथ ही स्टूडेंट्स इसमें आपको MCQs और PYQs मिल जाएंगे। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 2000 प्लस MCQ क्वेश्चन बैंक। अभी बहुत कम टाइम बाकी है, सो ऐसे में स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर हम सभी स्टेट्स के मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देते हैं, वो भी आंसर्स और एक्सप्लेनेशन के साथ। कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा अपकमिंग एग्जाम में जो इस सीरीज से बाहर से आएगा। इस कोर्स की वैसे आप लोग देख सकते हो फीस है 3000 रुपीज, लेकिन अभी 50% ऑफ है, यानी कि ये कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपीज पे करना है। लाइव क्लासेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पे सर्च बार में लिखना है कोर्स का नाम, इसके ओवरव्यू को देखिए, यहाँ से आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी भी पेपर 1 पढ़ना शुरू नहीं किया है। तो स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली 200 प्लस वीडियोस यहाँ पर अभी हो चुकी हैं। आप इनको जरूर 20 दिन में फॉलो कर सकते हो। मॉक टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके अलावा कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट है, which scientific method often focuses on generating new hypotheses and theories? So research aptitude में एक ऐसा scientific method पूछा है जो कि hypothesis यानी कि परिकल्पना और theories को यानी कि सिद्धांतों को उत्पन्न करने, उसको जनरेट करने में मदद करता है। सो ऑप्शंस है हाइपोथेसिस मेथड, डिडक्टिव मेथड, पैटर्न मेथड या फिर इंडक्टिव मेथड। सो सही जवाब होगा डिडक्टिव मेथड। सो जब भी थ्योरी बिल्डिंग, हाइपोथेसिस बिल्डिंग या जनरेशन की बात की जाती है सो हमेशा निगमनात्मक विधि होती है, और जब भी जनरेट किए गए हाइपोथेसिस और थ्योरी को यूज करने की बात की जाती है तो करेक्ट आंसर होता है इंडक्टिव मेथड। नेक्स्ट है, ब्रेक डाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी नेट में बहुत बार आया है, सेट में भी आप आगे एक्सपेक्ट कर सकते हो एज इट इज। सो इसका आंसर होता है एंट्रोपी। ठीक है, जब भी कम्युनिकेशन, जब भी दो या दो से ज्यादा लोग बात कर रहे हैं, वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि वो बोलकर वर्ड्स का यूज करते हुए बातचीत कर रहे हैं और उसके बीच में ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कि कम्युनिकेशन किसी भी रीजन की वजह से बीच में टूट गया, तो उस टर्म को एंट्रोपी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक कम्युनिकेशन टेंड्स टू अकर विद अ मोर। देखिए पब्लिकली आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, उसमें सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, यानी कि बोलते समय आप बहुत ज्यादा मुश्किल शब्दों का प्रयोग करेंगे? नहीं। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल बातें ही करोगे? नहीं। कन्वीनियंट स्ट्रक्चर? नो। फॉर्मल स्ट्रक्चर। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि जब भी हम पब्लिक कम्युनिकेशन करते हैं उसमें हमेशा फॉर्मल स्ट्रक्चर को ही फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है, द टर्म येलो जर्नलिज्म रेफर्स टू व्हाट? सो येलो जर्नलिज्म,
ये हमेशा येलो जर्नलिज्म जो है वो आपका आर्ट और कल्चर से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है? ये आपको सिर्फ याद रखना है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर आर्ट और कल्चर से जुड़ा हुआ क्या है? ये है। सो येलो जर्नलिज्म एक सेंसेशनल न्यूज़ है, सनसनीखेज समाचार है जो कि कला और संस्कृति के बारे में आपको बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन इज। ओके, सो देखिए रिसर्च में हमने जो कुछ भी नॉलेज कलेक्ट किया था, हमने फंडामेंटल रिसर्च के दौरान न्यू नॉलेज कलेक्ट किया था, उसको नॉलेज को अभी इमीडिएटली कहीं पर अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो उसमें कौन-सा रिसर्च रिस्पॉन्सिबल होगा? कॉन्सेप्चुअल, एक्शन, फंडामेंटल या एम्पिरिकल? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट इज इस क्वेश्चन में देखिए फंडामेंटल तो बेसिक रिसर्च होता है जिसमें हम अपना नॉलेज कलेक्ट करते हैं। एम्पेरिकल रिसर्च के साथ कीवर्ड बताए थे मैंने आपको दैट इज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। सो ये टर्म्स जहां पर नजर आएगी डायरेक्टली गो फॉर एम्पेरिकल रिसर्च। अगला सवाल है इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड्स अ सपोर्टिव यानी कि प्रभावी संचार अगर आपको करना है तो उसमें सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता होती है? ऑप्शंस है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यानी कि आर्थिक माहौल, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट राजनीतिक माहौल, सोशल एनवायरनमेंट सामाजिक वातावरण या फिर मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट बहुसांस्कृतिक वातावरण। सो कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए एक सोशल एक सामाजिक वातावरण होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक सोशल एनवायरनमेंट नहीं बना पाते तो कम्युनिकेशन कभी भी इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। इन ऑडियो एंड वीडियो कंप्रेशन ईच फ्रेम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ग्रिड्स। ठीक है, अब देखो आप कोई भी ऑडियो भेज रहे हो, कोई भी वीडियो भेज रहे हो, इस कंप्रेशन में जो हर एक फ्रेम है उसको छोटे छोटे ग्रिड्स में डिवाइड कर दिया जाता है जिसको पिक्चर्स कहा जाता है। वो पिक्चर्स में कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको पिक्चर एलिमेंट्स कहा जाता है या उसको और क्या कह सकते हैं? ऑप्शंस है फ्रेम्स, पैकेट्स, पिक्सेल्स या फिर मेगापिक्सेल्स। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर मेगापिक्सेल्स करते हैं जो कि गलत है। करेक्ट ऑप्शन होगा पिक्सल। देखिए कोई भी फोटो है, कोई भी वीडियो है, उसको बनाने के लिए पिक्सेल्स यूज होते हैं। अब जैसे आपकी कोई फोटो है उसको जूम करोगे तो आप इस तरीके से देखोगे कि छोटे छोटे डॉट्स को मिला करके इस तरीके से यहाँ पर बटरफ्लाई बनाई गई थी। ठीक है, या फिर छोटे छोटे से डॉट्स को मिला करके आपकी इमेज बनती थी, तो वो पिक्सल्स होते हैं। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन वॉज सजेस्टेड बाय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एजुकेशन के 4 पिलर्स का आइडिया किसने दिया था ये भी इंपॉर्टेंट है, और 4 पिलर्स क्या क्या है एजुकेशन के ये भी जरूरी है। तो ये दिया गया था यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, UNESCO, यूनेस्को के द्वारा ये दिया गया था। अब देखिए 4 पिलर्स क्या है। पहला है लर्निंग टू नो, कुछ जानने के लिए आपको सीखना है। अ ब्रॉड जर्नल नॉलेज विद द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन डेप्थ इन अ स्मॉलर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। अगला है लर्निंग टू डू, बस नाम याद रखिए लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू कुछ करने के लिए सीख रहे हो, लर्निंग टू बी किसी जगह में उसका पार्ट बनने के लिए आप उस चीज को लर्न कर रहे हो, लर्निंग टू लिव टुगेदर, वासुदेव कुटुंबकम। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि वासुदेव वसुदेव कुटुंबकम किस चीज से जुड़ा है। सो ये 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन में इस बारे में लिखा गया है। वो 4 पिलर्स में से 4th पिलर है लर्निंग टू लिव टुगेदर, कि हमें एक साथ रहना सीखना चाहिए। अगला सवाल है अ स्मार्ट क्लासरूम इज अ टीचिंग स्पेस विच हैज। एक स्मार्ट क्लासरूम, अब आप बोलोगे कि आजकल की टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है। ठीक है, स्मार्ट क्लासरूम्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं स्टूडेंट्स को। सो इसमें क्या होता है? स्मार्ट पोर्शन विद अ टच पैनल कंट्रोल सिस्टम, पीसी और लैपटॉप कनेक्शन होते हैं डीवीडी वीसीआर प्लेयर के साथ जुड़े हुए, डॉक्यूमेंट कैमरा होते हैं, स्पेशलाइज्ड यानी कि विशेष सॉफ्टवेयर्स होते हैं, प्रोजेक्टर एंड स्क्रीन्स होती हैं। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑल ऑफ द अबव। स्मार्ट क्लासरूम में प्रोजेक्टर स्क्रीन भी होती है, डॉक्यूमेंट कैमरा भी होते हैं यानी कि आप किसी पेपर को इजीली स्कैन करके सामने बड़ी स्क्रीन में दिखा सकते हो, उसके लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं।
पीसी लैपटॉप कनेक्शन ज़रूरी होता है एंड टच पैनल जैसे ऑनलाइन मैक्सिमम ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स में आप अभी इसी वाली टेक्नोलॉजी को देख सकते हो, ठीक है? सो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज़ ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में आया है। अ वेटर सैलरी कंसिस्ट ऑफ हिज सैलरी एंड टिप्स। एक वेटर की सैलरी अगर एक्स है, उसमें उनकी सैलरी और टिप्स को भी जुड़ा हुआ है, तभी उनकी टोटल सैलरी बनती है। ड्यूरिंग 1 वीक हिज टिप्स वर 5/4 ऑफ हिज सैलरी। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द इनकम केम फ्रॉम टिप्स? सो करेक्ट आंसर है 5/9। जो बच्चे रेगुलर है उनको तो इसका आंसर बिना सॉल्व किए भी याद हो चुका होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार सेट एग्जाम्स में इधर उधर हर स्टेट के सेट एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। सैलरी हमने एक्स मान ली, टिप हमने यहाँ पर बताया है 5/4 ऑफ हिज सैलरी, तो एक्स का 5/4 उनकी टिप हो गई। टोटल इनकम क्या है? एक्स सैलरी प्लस ये उनकी टिप है, दैट इज 9x/4। अब हमसे फ्रैक्शन पूछा है इनकम का, जो कि टिप से आई है, तो वो होती है, इन दोनों को हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। सो करेक्ट आंसर इज 5/9। A is the brother of B, B is the brother of C। So इसको हम सॉल्व करते हैं। A is the brother of B and B is the brother of C, मतलब A B C तीनों भाई बहन है। C is the husband of D। जो मेल कैंडिडेट है उनके ऊपर प्लस लिखते हैं, ठीक है? C जो है वो D के हस्बैंड है, मतलब D फीमेल हुई। E is the father of A। E जो है वो फादर है ए के, मतलब ई इन तीनों के फादर है और डी इज रिलेटेड टू ई। अब पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि डी कैसे ई से जुड़े हुए हैं। देखिए ई के ये 3 बच्चे हैं ए बी सी, और इन्हीं बच्चों में से एक की वाइफ है डी। सो ये क्या हुए? ससुर एंड बहू। सो दैट इज डॉटर इन लॉ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ट्रू नॉलेजेस। ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। ट्रू नॉलेज क्या होता है? प्रमा, अप्रमा, प्रोमेय या फिर प्रमाण? प्रमाण होता है हमेशा ट्रू नॉलेज। आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। प्रमाण का मतलब होता है सबूत, ठीक है? सबूतों को ही बिल्कुल सच्चा ज्ञान माना जाता है। प्रमाण एक वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज है एंड इसके 4 मीन्स हैं, जिसमें कि परसेप्शन यानी कि प्रत्यक्ष आता है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण एक टाइप है जो कहता है कि प्रत्यक्ष यानी कि जो चीज हमने अपनी आंखों से देख ली उसके लिए हमें किसी सबूत की जरूरत नहीं है। आप बोलते हो ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, यानी कि जो चीज हमने अपनी आंखों के सामने होती देखी है उसके लिए हमें किसी प्रमाण, किसी सबूत की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द प्रत्यक्ष। सेकंड है इन्फेरेंस, अनुमान यानी कि गेस करना। वर्बल टेस्टिमनी, शब्द बोलकर। कंपैरिजन, उपमना। ठीक है, दो चीजों का कंपैरिजन जहां पर होता है दैट इज कॉल्ड उपमना। सो ये टर्म्स आपको इंग्लिश और संस्कृत दोनों में याद रखनी है। एग्जाम में जैसे ट्रू नॉलेज इज प्रमाण पूछा गया है, दूसरी बार हो सकता है कुछ और स्टेटमेंट पूछी गई हो जिसमें प्रमाण का इंग्लिश नाम लिखा हुआ हो। ओके, नेक्स्ट इज फाइंड दी मिसिंग नंबर इन दिस सीरीज। सो एक सीरीज दी गई है, मिसिंग नंबर ढूंढना है। डायरेक्टली आंसर पर आते हैं। सो देखिए यहाँ पर 1 का क्यूब है, फिर 2 का क्यूब है, फिर 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ठीक है। देन वी हैव यहाँ पर 25 होगा, ठीक है। देन वी हैव 5 का क्यूब, 125 होगा। ओके, नो, यहाँ पर आप लोग देखिए ये क्या है? 1 का क्यूब है, 2 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है, 4 का स्क्वायर है, 5 का क्यूब होगा 125, देन वी हैव 6 का स्क्वायर, 7 का क्यूब, सो 8 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करके देखेंगे, ये वाला मिसिंग नंबर होना था बीच में, ठीक है। सो ये है मिसिंग नंबर, दैट इज 125। थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ हो चुकी है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा 5 का क्यूब, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि पेपर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसके फाइनल प्रिपरेशन के लिए स्टडी मटेरियल हम लेकर आए हैं वेयर यू विल गेट नोट्स एंड एमसीक्यूज। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिपीटेड एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एज इट इज क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आने के चांसेस होते हैं। सब्जेक्ट्स जो अवेलेबल हैं उसकी लिस्ट आपके सामने है, बस आप गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कीजिए। इसके लिए सिर्फ एक ही बार फीस देनी होगी, 1280 रुपए। ये आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेगा। इस पे भी आपको अभी डिस्काउंट मिल जाएगा, आप बस कांटेक्ट कर लीजिए गिवन नंबर्स पर। एंड स्टूडेंट्स, ये पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, ये आपको एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी हेल्प करता है। A bullock cart has to cover a distance of 80 kilometer in 10 hours. If it covers half of the journey in 3/5 time, अगर वो आधी जर्नी अपनी 3/5 समय पे कर लेता है, what should be its speed टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस इन टाइम लेफ्ट? ठीक है, सो बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए। टोटल डिस्टेंस है 10 घंटे में 80 किलोमीटर। अब बोल रहा है, इन्होंने क्या कर दिया, अपना आधा डिस्टेंस 3/5 टाइम में कर लिया। ठीक है, यानी कि 40 किलोमीटर्स कर लिए 6 आवर्स में। सो कितना टाइम बचा, 4 आवर्स बच गए। रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है, 40 किलोमीटर्स हमने निकाला। ओके, सो कितनी स्पीड उसको चाहिए, उसको चाहिए अभी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। A man ought no more to value himself for being wiser than a woman. If he owes his advantage of a better education, then he ought to boast of his courage for beating a man when his hands were tied. The above passage is an example of, so it is an example of analogical argument. नेक्स्ट है, इफ अ प्रोपोजिशन नो मैन आर ऑनेस्ट इज टेकन टू बी फॉल्स। सो इसमें आपका AEIO वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, है ना। डिटेल्ड वीडियो इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है। नो मैन आर ऑनेस्ट को अगर, यानी कि इस वाली स्टेटमेंट को अगर हम फॉल्स मान लेते हैं, ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, तो ट्रू होने के चांसेस है सम मेन आर ऑनेस्ट। ये देखिए, ये क्रॉस इस तरीके से ट्रू होता है। अगर ये फॉल्स है तो आई ट्रू होगा, अगर ये ट्रू होता तो आई वाली स्टेटमेंट फॉल्स होती। ठीक है, द फर्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया केम अप इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। सो फर्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी, वर्चुअल का मतलब मैं बता चुकी हूँ, जो रियल तो नहीं होती बट रियल जैसी फील आपको पूरी देती है। सो वर्चुअल फर्स्ट यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन तमिलनाडु। सो आई होप स्टूडेंट्स ये सेशन आपको पसंद आया है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी इन सभी क्वेश्चंस पर डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है, आप लिंक चेक कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सभी के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।